बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए हुए हैं 11th बायो में, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। हमने देखा था कि इस कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में, नॉलेज में, हमारे पास मल्टीपल एसएलओज आ रहे थे जो सभी कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले दो एसएलओस को कवर किया है। आज के लेक्चर में हम इस थर्ड एसएलओ को, जिसमें यहां मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसे कवर करने जा रहे हैं। और इस एसएलओ की डिमांड है कि हमने ग्लूकोज के आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स को कंपेयर करना है। यानी हमने बताना है, समझना है कि इनमें फर्क कहां आ रहा है। जब आपको समझ आ गई तो आप फर्क कंपेयर करना भी सीख लोगे। चलिए जी, डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जहां आप देखते हो कि कोई से दो मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जहां पे उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। मैंने बताया आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे दो मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला सेम, यानी उनमें मौजूद एलिमेंट्स, उनके जो एटम्स है वो सेम होते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के अंदर तीन एलिमेंट्स के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर आप इसके साथ फ्रुक्टोज को देखो तो क्या वहीं पे भी यही सेम एलिमेंट्स के एटम नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें आप बोलते हो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स क्या हुए? ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज जो है ना, इसमें हम देखते हैं हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स बन जाते हैं। एक को आप कहते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे को स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, हमारा एसएलओ भी यही कह रहा था कि आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज जो है इन्हें कंपेयर करना है, यानी इनमें फर्क समझना है। तो पहली टाइप देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वही चीज कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सेम है, उनकी तादाद सेम है, उनकी इकसाम भी सेम है, उनकी तादाद भी सेम है। फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो एटम्स है ना, इनकी अरेंजमेंट में फर्क है। फॉर्मूला सेम है, एलिमेंट्स के एटम सेम है, उनकी तादाद सेम है, लेकिन जब वो अरेंज होते हैं ना इन दो मॉलिक्यूल्स में, तो उन एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ हो जाती है। जिसकी वजह से आप देखते हो कि उनमें मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन आगे पीछे हो जाती है, वो पोजीशन सेम नहीं रहती। और इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला सेम है। दोनों में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। लेकिन जब आप इनके एटम्स की अरेंजमेंट देखते हो तो आपको मालूम होता है कि आपके पास इन दोनों में दो अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एल्डोज शुगर है। और एल्डिहाइड ग्रुप में आपको बता चुका हूं ये हमेशा कार्बन चेन के एक टर्मिनल पे, एंड पे होता है, चेन के इन बिटवीन नहीं होता। जबकि इसके बरक्स जब आप फ्रुक्टोज को देखते हो तो फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है। क्यों? क्योंकि उसमें जब यही एटम्स अरेंज हुए तो इनकी अरेंजमेंट से जो फंक्शनल ग्रुप बना वो एल्डिहाइड नहीं था बल्कि कीटोन ग्रुप था। और कीटोन ग्रुप जो होता है ये हमेशा चेन के इन बिटवीन आता है। इसको रेस करें।
यहां हम कर लेते हैं कि आपके पास जो कीटो ग्रुप है इसने हमेशा चेन के इन बिटवीन आना है, तो जिसकी वजह से आप देखते हो जो दो मॉलिक्यूल्स बने वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। और यहां पे आप देखते हो कीटोन फ्रुक्टोज के केस में ये जो कीटोन ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 2 पे होता है। ये देखो, ये आपके पास दोनों के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। लेकिन एक के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बना वो एल्डिहाइड और उसकी पोजीशन भी डिफरेंट, कार्बन नंबर 1। दूसरे के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप बना वो डिफरेंट, कीटोन ग्रुप, और उसकी पोजीशन भी डिफरेंट, कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ये जो अब आइसोमर्स हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर भी अगर मैं इन्हें स्पेसिफाई करूं, क्योंकि आगे उसकी भी टाइप्स हैं जिसमें हम नहीं जा रहे, अगर हम सिर्फ अपनी एग्जांपल से रिलेटेड फिक्स कर लें तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनमें अगर आप देखो तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क आ रहा है। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने केमिस्ट्री के टॉपिक में आइसोमरिज्म को बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां आपने इसको ब्रॉड लेवल पे जरा डिटेल पढ़ने हैं। हम सिर्फ ग्लूकोज की हद तक महदूद हैं। क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्लेसमेंट में फर्क आ जाता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स इन ग्लूकोज, विच इज स्टीरियो आइसोमर्स। पहले तो हमने इन्हें समझना है, फिर हमने इसकी टाइप्स को पढ़ना है। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, मैं रिपीट करता हूं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एटम्स की अरेंजमेंट में फर्क आया जिससे हमने देखा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट और उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अब जरा यहां देखो, आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स में पहली बात क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे पीछे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में था, वहां भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहां भी सेम है। अगली बात जो है यहां पे फर्क आ रहा है, वहां एटम्स की अरेंजमेंट में फर्क आया जिससे फंक्शनल ग्रुप भी बदल गए और उनकी पोजीशन भी बदल गई। यहां पे आप देखोगे कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, इसमें फर्क नहीं आएगा, ये भी सेम है। जहां पे जिस फंक्शनल ग्रुप को होना है वो वही है। अगर आपके पास एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके आइसोमर में भी, स्टीरियो आइसोमर में भी एल्डिहाइड ग्रुप भी है। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और वो जो बॉन्डेड एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के, उनका सीक्वेंस भी सेम है। फर्क फिर कहां आता है? फर्क आता है कि ये जो एटम्स है ना, जब ये खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं 3D ओरिएंटेशन में, तो स्पेस के अंदर इनकी ओरिएंटेशन प्लेस वो डिफर कर जाती है। ठीक है, आगे हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे बड़ा इजीली समझ आएगा। मैं फाइनली इसको दोबारा कंक्लूड करता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एटम्स जो बॉन्ड हो रहे हैं उनका सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन जब वो स्पेस में अरेंज होते हैं ना तो इनकी प्लेस, ओरिएंटेशन, यहां फर्क आता है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप किस ओरिएंटेशन में है ये फर्क आएगा बस। इसलिए आप कहते हो स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे अब हम स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड है तो सभी आइसोमर्स में एल्डिहाइड ग्रुप भी है। फर्क कहां आया? बाकी के कार्बन के साथ जो OH ग्रुप्स है ना, इनकी पोजीशन में भी आप देखने जा रहे हो, यहां इनकी ओरिएंटेशन में फर्क आ जाएगा। एक तरफ अगर राइट साइड पे OH ग्रुप होगा तो उसके दूसरे आइसोमर्स में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यही आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। हम स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इनकी पोजीशन पे फोकस करते हैं। अब जो हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन में फर्क आता है ना, वो इसलिए आता है कि वो हाइड्रोक्सल ग्रुप आगे कायरल कार्बन के साथ अटैच है। कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। मैं चारों की थ्योरी तो चल रही है, मैं आपको एक विजुअलाइजेशन भी दिखा दूं ताकि आप लोग जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये देखो, मैं कह रहा हूं कि आपके पास असल में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि एटम्स का जो सीक्वेंस है ना वो सेम है, वो नहीं बदल रहा। फर्क कहां आ रहा है? ये देखो, इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां है और इसके स्टीरियो आइसोमर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां है। ये बात समझ रहे हो? ये वो चीज है कि इनकी जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन है ना,
एक तरफ अगर आपके पास राइट है तो दूसरी तरफ लेफ्ट आ गई है। ठीक हो गया। तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली ग्लूकोज के केस में। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन को हम कह रहे हैं ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इसकी ओरिएंटेशन में फर्क आ रहा है। व्हाट इज कायरल कार्बन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कायरल कार्बन कहता है, बड़ा आसान तरीका है इसका, ये वो कार्बन एटम होता है जो आगे से 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच हो। ठीक है, ऐसा कार्बन एटम जो आगे से 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच है, इस कार्बन को फिर हम कहते हैं ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। और इस कार्बन के राउंड आप देखते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। ये जो अब आपके पास आइसोमर्स बनते हैं, ये मिरर इमेज तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मैं सिंपली इस लाइन का, इन लफ्जों का मतलब समझा दूं कि मेरे 2 हैंड्स हैं, जब मैं एक दूसरे के आमने सामने रख रहा हूं तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये देखो इंपोज हो रहे हैं, इनकी फिंगर्स, इनके थंब्स एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, मिरर इमेज तो है, लेकिन मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज कर दी। और ओरिएंटेशन चेंज होने से अब क्या हो रहा है, जब मैं इन्हें मैच कर रहा हूं तो आप देखो ये इंपोज नहीं हो रहे। एक हाथ का थंब किसी और तरफ जा रहा है, दूसरे हाथ का थंब किसी और तरफ जा रहा है, फिंगर्स की ओरिएंटेशन भी बदल गई है। तो मिरर इमेज तो है, लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो रहे। ये वो मतलब यहां समझाना चाह रहे हैं कि जब आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन चेंज कर देते हो ना, तो वो मिरर इमेज तो बनते हैं, एक दूसरे का बिल्कुल अक्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं हो रहे होते। अब अगर हम ग्लूकोज को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में ये जो कायरल कार्बन है, इनकी तादाद 4 है। यानी वो कार्बन जो आगे से 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। कौन कौन से हैं? C2, C3, C4 और C5। ठीक हो गया, अभी हम इसको पढ़ेंगे। अब कहते हैं आपके पास जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना, इनकी जो तादाद है कि किसी भी मॉलिक्यूल के, ग्लूकोज है या कोई और मॉलिक्यूल्स है, उसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें कायरल कार्बन या कायरल सेंटर्स कितने हैं। जितने ज्यादा कायरल कार्बन होंगे उतना जल्दी आप देखोगे उसमें स्टीरियो आइसोमर्स बढ़ेंगे। और ये पावर्स में बढ़ते हैं, इसलिए कह रहा है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। ये देखो, ये फार्मूला है आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट करने का, 2n। n जो है वो आपके पास कायरल कार्बन की तादाद है। तो अभी हमने देखा कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है, C2, C3, C4 और C5। तो अगर आप n की जगह 4 लगाओ, 2^4, तो आपके पास ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद आ जाएगी, और वो क्या बनेगी, 16। तो इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है इसमें 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब जो ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स है ना, इनकी भी मजीद क्लासिफिकेशन है। इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले आपके पास एनेंशियोमर है, दूसरा डायस्टीरियोमर्स है, थर्ड एपीमर्स है, और फोर्थ एनोमर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस टॉपिक को इसलिए याद करना है कि एमडी कैड में ये चीज आ रही है। जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें पहली टाइप एनेंशियोमर की है। अब जरा हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन याद करने के लिए थोड़ा ट्रिकी आपने होना है, क्योंकि आप देखोगे आपको इसमें वो जिसे कहते हैं ना बुलेखा पन्ना, एनालॉजी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने बस समझने में तो आसानी है, याद रखने में थोड़ा सा आपने दिमाग हाजिर रखना है। कहते हैं जो एनेंशियोमर्स है ना, ये मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। वही बात जो अभी समझा के आया हूं, इन पे लागू होती है कि मिरर इमेज तो होंगे लेकिन सुपर इंपोज नहीं होंगे।
है क्या? कहते हैं इनके पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, वो जिन जिन कायरल कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इनेंशियोमर में आप देखते हो इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट होती है। यानी अगर आपके पास ग्लूकोज के दो एनेंशियोमर्स हैं तो उन दोनों में फर्क यह होगा कि उनके जो चार कायरल कार्बन हैं वहां पे अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट होगी। अभी आप लोग इसको अंडरस्टैंड करोगे डायग्राम के साथ। अब जब आपके पास ये जो दो एनेंशियोमर बने जहां पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है, तो आप इन दो को नाम दोगे ताकि आप इन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सको, और जो आप इन्हें नाम दोगे उन्हें आप डी और एल के सिंबल से डिफरेंशिएट करोगे। एक इनमें से एनेंशियोमर होगा जिसे आप डी ग्लूकोज कहोगे और दूसरे को एल ग्लूकोज कहोगे। किसको डी कहना है, किसको एल कहना है, ये भी हम समझेंगे। पहले हम जाके देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तमाम कायरल कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम आते हैं कि डी और एल कैसे हैं। ये देखो, पहले तो कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करो। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और 5, ये आपके पास कायरल कार्बन हैं। और अभी मैं आपको बता के आया हूं कि जितने भी कायरल कार्बन है ना, इनके साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, दो एनेंशियोमर्स में उन हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट होती है। अब देख लेते हैं, अगर आपके पास इधर हम देखें तो पहले कायरल कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो राइट साइड पे, दूसरे वाले के साथ लेफ्ट पे है, तीसरे और चौथे के साथ राइट साइड पे है। साथ वाले एनेंशियोमर को देखो जरा, पहला कायरल कार्बन ओवरऑल सेकंड कार्बन है लेकिन कायरल कार्बन पहला है। यहां पे आपके पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है, वहां राइट पे था। दूसरे के साथ आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट पे आ गया, वहां लेफ्ट पे था, और तीसरा और चौथा जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गए। तो देखा आप लोगों ने कि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ कायरल कार्बन के अराउंड हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगी, हमने इन्हें एनेंशियोमर कहा। एक को कहा ये डी ग्लूकोज है और दूसरे को कहा ये एल ग्लूकोज है। अब डी और एल किस बेस पे कहना है ये भी समझ लो। डी और एल का फार्मूला बड़ा सिंपल है। आप असल में जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 5। तो आप सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ना, इसकी ओरिएंटेशन देखते हो। अगर तो कहता है कार्बन नंबर 5 जो सेकंड लास्ट कार्बन है, इसे हम पेनल्टीमेट कार्बन भी कहते हैं, यहां पे अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे हो, तो आप इसे डी का नाम देते हो। तो डी ग्लूकोज क्या होती है, ये देखो जरा, सेकंड लास्ट कार्बन, उसका जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो ये डी ग्लूकोज है। ऑपोजिट कर लो, अगर आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पे आ जाए तो आप इसे एल ग्लूकोज बोल दो। दोनों में से एक याद रख लो, दूसरा खुद याद रह जाएगा। इसको याद करना आसान नहीं कि एल ग्लूकोज वो है जहां पे सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, यहां भी एल आ रहा है, यहां भी एल आ रहा है। तो ये आपके पास सिंपल हो गया। अब जरा एक कदम आगे जाते हैं। ये तो हमने नाम नहीं आना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक को डी कह दें, दूसरे को हम एल कह दें, लेकिन सिर्फ हमने सेकंड लास्ट को नहीं देखना होता। आप ओवरऑल सभी कायरल कार्बन को देखते हो और आपको पता लगता है कि यहां पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये मस्ट होता है, यही चीज आपको यहां लास्ट पॉइंट में बताई। ठीक है, आज लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा है और जो सेकंड कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर, उसमें 4 में से सिर्फ एक को पढ़ा है। कल इंशाल्लाह हम बाकी के 3 भी पढ़ेंगे और साथ ही टाइम निकाल के वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये नया एसएलओ है, इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। इसको आपने याद करना है और याद करके उसको याद रखने का बेहतरीन तरीका यह है, फ्लो चार्ट बनाओ, कीवर्ड्स लिखो, ताकि हर दफा बुक सारी ना पढ़नी पड़े। कल बच्चों यहीं से लेक्चर का आगाज करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।